आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक ISS एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब ISS का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें GS और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और GS अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया या सैम्पलिंग हो गया या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी ISS की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट ISS जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। हम लोगों ने अभी तक जो इससे पहले अगर जो आपने नहीं भी देखा है तो आप एक बार देख लेना जा करके। अगर जो बाद में आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप देख लेना। इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, मतलब यहाँ तक 30 क्वेश्चन तक, तो वो आप सारे देख करके इसके बाद में आप चाहो तो बहुत सारी मतलब सिंपल सी बात मल्टीवेरिएट में पढ़ा रहा हूँ, उसके वीडियोस बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने पढ़ा रखा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक हमने देखा है वो मैं हालांकि इसके बाद मैं बताऊंगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन से लगभग में आप देखोगे क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, और मल्टीवेरिएट से आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो इनके लिए आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको यही सिर्फ देखना है तो ये आप देख लीजिए। देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट जो मतलब PCA होता है हमारा, PCA होता है। PCA बेसिकली क्या करता है, PCA हमारा करता है कि इस बात सपोज 100 वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं, और ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो। सपोज आपके पास डेटा दे रखा है, आप मतलब सेकेंडरी डेटा, जैसे बात सपोज गवर्नमेंट वेबसाइट से आप जाकर के कोई डेटा आप लेना चाहते हो, तो वहाँ पर अगर सपोज हम मान लेते हैं कि लिटरेसी रेट का डेटा आपको लेना है, बट वहाँ पर अगर जो आप टेबल देखोगे तो वहाँ पर सारे स्टेट, सारे इंडिया का मतलब कंप्लीट इंडिया का और स्टेट्स का सबका दे रखा होगा। बट अगर जो हम ये मान लें कि
किसी को सिर्फ यूपी का डेटा या राजस्थान का डेटा ही कलेक्ट करके और उस पर एनालाइज करना है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जितने भी और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। तो पीसीए क्या करता है, उन सारे वेरिएबल्स को मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको समराइज़ करता है, उनको रिड्यूस करता है। मतलब रिड्यूस सबसे बेस्ट टर्म यही रहेगा कि वो रिड्यूस करता है और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको, अब ये देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वहाँ पर 100 वेरिएबल्स थे, वहाँ पर 4 वेरिएबल्स में रिड्यूस कर दिया। ये इसका कोई मतलब एक सर्टेन रूल नहीं है, ये डेटा पर डिपेंड करता है। बट हाँ, जो पीसीए क्या काम करता है, पीसीए करता है कि जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिड्यूस करने का काम करता है। और जब वो रिड्यूस करेगा तो आप देखेंगे कि जैसे सपोज अगर जो बात है फर्स्ट पीसीए जब आप निकालेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि लगभग में आपको 75% जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फर्स्ट पीसीए के थ्रू ही मिल जाती है। इसी तरह से सेकंड पे अगर जो आप जब जाएंगे, मतलब फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड पे आप देखेंगे जा करके तो हम मान लेते हैं कि 85 पहुंच गया। तो इसी तरह से अगर जो आप थर्ड पर जाएंगे तो आप देखोगे कि 95% तक पहुंच गया। तो मतलब 3 पीसीए मतलब जो आपका पूरा होल डेटा था उसको उसने समराइज मतलब रिड्यूस कर दिया है, मतलब 3 पीसीए का यूज़ करते हुए। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा भी दिया था। और अगर जो बाद में आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हो। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ज़रा हम लोग देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा है फैक्टर एनालिसिस। तो देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो मतलब जो अभी इससे पहले हमने समझाया है वो ये था हमारा कि जो मतलब पीसीए क्या करता है, पीसीए मतलब रिड्यूस करता है ऑब्जर्वेशन को। फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, अगर जो बात है फैक्टर एनालिसिस के बारे में अगर जो हम लोग देखें तो देखो फैक्टर एनालिसिस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जितने भी ऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच जो मौजूद रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन, तो उसको मतलब कुछ संख्याओं में मतलब अंडरलाइन करके फैक्टर को एक्सप्लेन करता है। इसको 2 तरह से किया जा सकता है। जैसे एक हमारा हो गया कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज करके, कोवेरियंस मैट्रिक्स का यूज करके, और सेकंड हो गया कोरिलेशन मैट्रिक्स का यूज करके। अब कोरिलेशन और कोवेरियंस कब यूज करेंगे, देखो वही बात है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है वही सारा रहेगा। देखो कोवेरियंस हम लोग कब यूज करेंगे, सपोज मान लो एक्स हमारा वेरिएबल मान लो कि केजी में दे रखा है यूनिट, वाई हमारा दे रखा है मीटर में अगर जो बाद में हमारा दे रखा है। तो यहाँ पर जब यूनिट्स हमारी अलग अलग हैं तब हम कोवेरियंस को मतलब कोवेरियंस को यूज़ करेंगे, कोवेरियंस मैट्रिक्स को। और अगर जो बाद में हमारा कोरिलेशन रहेगा तो कोरिलेशन क्या होता है, अगर जो आपको आइडिया हो तो ये यूनिट लेस होता है। मतलब जब आप समान यूनिट हो ये बोल सकते हो, या यूनिट लेस जैसा जब कॉन्सेप्ट रहेगा तो वहाँ पर हम कोरिलेशन यूज़ करेंगे। कोरिलेशन जब हम यूज़ करेंगे तो स्टैंडर्डाइज मतलब देखो एक्स जो आपका वेरिएबल होगा उसको स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल मतलब x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, ये आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। वहाँ पर ये x से मतलब ये x अगर जो बात है सपोज हम मान लेते हैं नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर z बराबर क्या हो जाता है, ये n 0,1 हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर स्टैंडर्डाइज जो वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है कोरिलेशन मैट्रिक्स में। तो बेसिकली ये मतलब जो काम क्या करता है वो यही है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में ये देखता है कि कौन सा मतलब पैटर्न इसके पीछे छिपा हुआ है। ये भी क्या करता है, ये भी अगर जो बाद में थोड़ा सा मतलब सिमिलर अगर हम बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी रिड्यूस करता है, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। बट ये भी चेक करता है कि जो उसके मतलब हिडन या कॉमन जो फैक्टर होते हैं उनको आइडेंटिफाई भी करता है। जैसे सपोज अगर जो बाद में हम मान लें कि स्टैटिस्टिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इसी तरह से इंग्लिश, हिंदी, तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये कुछ सब्जेक्ट हैं तो इनके बीच में अगर जो आप देखोगे तो कुछ हिडन पैटर्न भी होगा। जैसे बाद में जो स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट है उसके और यहीं पे मैथ का भी मान लें तो इनके बीच में थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटी रहेगी। और यहाँ पर ये लिटरेचर का सब्जेक्ट आ जाता है तो इनके बीच में जो एक हिडन पैटर्न है उसको बताने की कोशिश करता है। बट अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसके लिए स्टडी करता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है सिर्फ कोरिलेशन मतलब कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल्स, तो देखो ऐसा नहीं है, इसके लिए भी करता है और इसके लिए भी करता है। बट यहाँ पर जब थर्ड ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि दोनों मतलब कोवेरियंस कोरिलेशन दोनों दे रखे हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, तो यहाँ पर ये हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो ये बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर जो बढ़ें थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक पर ही रुके रहना भी बेस्ट नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर सैम्पलिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखो सैम्पलिंग में
और हाँ, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हाँ, ये एक चीज़ ये मैं बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी जॉब या आप ये बोल सकते हो कि PDF जो भी होती हैं वो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो आप ISS एग्ज़ाम ये सर्च करिएगा। ये ISS एग्ज़ाम आप अगर सर्च करते हैं टेलीग्राम पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसको आप फॉलो करके रखिएगा जिससे कि आपके काम आ सके। अब यहाँ पर देखो लिखा है सैम्पलिंग फ्रेम। देखो सैम्पलिंग में सैम्पलिंग फ्रेम का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, वो क्यों और कैसे ये मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा सैम्पलिंग का समझो, देखो कॉन्सेप्ट समझो। जैसे बाद में सपोज़ ये मान लो कि ये एक एरिया है, या इसको हम मान लेते हैं एक स्कूल है ये, और एक, अब हालांकि स्कूल मतलब कॉलेज, इसमें तो आपको डेटा जो होगा वो सिस्टमैटिक दे रखा होगा, बट हम ये चलो मान लेते हैं कि ऐसा कोई हाइपोथेटिकल ये है सिचुएशन कि कोई कॉलेज है जहाँ पर स्टूडेंट्स के जो नाम हैं और उनकी जो क्लास है उसको मतलब अरेंज करके एक फ़ाइल में नहीं रखा गया है। और एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया कि मतलब क्लास वाइज, मतलब जैसे बताए क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, उसमें भी मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम और मतलब नाम हो गया या उनका रोल नंबर, उस हिसाब से डेटा अरेंज है। बट यहाँ पर मतलब किसी भी क्लास के कहीं पर भी स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ से अगर डेटा अगर आप कलेक्ट करते हो तो वो डेटा बहुत मतलब हालांकि कर सकते हो कलेक्ट, क्योंकि उसके लिए देखो जब अगर जो बाद में ये आपने अगर सैम्पलिंग में पढ़ रखा होगा कि डेटा जब हमारा सिर्फ ऐसे ही दे रखा होता है, जिसमें मतलब जो सैम्पलिंग फ्रेम अगर जो नहीं गिवन होता है पहले, तब हम क्या करते हैं, तब आपको अगर आइडिया हो तो आप क्लस्टर लगा सकते हो, स्ट्रैटिफाई लगा सकते हो, क्योंकि उसको आप क्लस्टर और मतलब स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हो डेटा को। बट अगर जो बाद में अगर जो एक सिस्टमैटिक आपको सैम्पलिंग फ्रेम मिल जाता है तो वहाँ पर आप देखते हो कि सिस्टमैटिक जो सैम्पलिंग है वो आप लगा सकते हो, जैसा कि नाम से ही। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो वोटर लिस्ट जो होती है वो अगर आप ध्यान दो तो इसके बाद कोई एक गांव है तो वहाँ पर वोटर लिस्ट में जो नाम होते हैं आप देखते होंगे, या आप उसको छोड़ करके आप इंडिया का ही जितने भी स्टेट हैं उसमें देखो UP 31, तो यहाँ पर जैसे ही 31 ये कोड आ गया UP का हो गया, इसी तरह से पूरा अरेंज होता है डेटा, तो वो डेटा कलेक्ट करने में बड़ा आसानी होती है। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग थोड़ा सा देखें कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफाइंड एज लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल बात सही, विद नो ओमिशन या डुप्लीकेशन। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब डुप्लीकेशन का मतलब इसे डुप्लीकेट, इसके बाद में कोई एक वोटर लिस्ट है तो वोटर लिस्ट में सपोज मान लेते हैं कि राम नाम का कोई स्टूडेंट है या मतलब जो कैंडिडेट है उसका नाम आ गया, उसका दोबारा वही नाम दोबारा ना आ पाए, ये इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना है जो लिस्ट आप बना रहे हो। और ऐसा भी कोई ना हो जो जैसे बाद में वो रह ही जाए तो वो कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होती है। सैम्पलिंग फ्रेम ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो जो से हाउस होल्ड होते हैं, विलेज होते हैं, इनमें बहुत अच्छे से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और यहाँ पर सेकेंड अगर जो बाद में देखोगे तो लिखा है मैप ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो मैप सिंपल सी बात है, मैप का अगर जो बाद में आप मीनिंग समझोगे तो ये लोकेशन की बात करता है। तो जैसे सब लोकेशन का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि खेत नंबर, खसरा नंबर, गाटा नंबर, क्योंकि ये लोकेशन की एक बात कर देता है कि ये यहाँ पर ये वाला खेत है, वहाँ पर वो वाला खेत है। तो अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो खसरा नंबर, गाटा नंबर ऐसा आपको दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सैम्पलिंग फ्रेम में ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा दोनों के लिए हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आप मतलब सैम्पलिंग फ्रेम बना रहे हैं उसमें कोई भी यूनिट छूटे ना, और कोई भी यूनिट 2 बार ना आए, 2 या 2 से ज़्यादा बार ना आए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग क्वेश्चन देखें तो देखो यहाँ पर दे रखा है आपको पॉपुलेशन का जो साइज़ है n और सैंपल साइज n है ये सफिशिएंटली लार्ज है। तो लार्ज जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब जो FPC होता है, फाइनाइट करेक्शन पॉपुलेशन, FPC होता है, FPC फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ये जरा आप चेक कर लेना। तो ये हमारा होता है n माइनस मतलब कैपिटल N माइनस का स्मॉल n अपॉन में n, इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का n अपॉन में n कैपिटल का,
और इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो यहाँ पर ये भी मतलब ये जो हमारा होता है n माइनस का n अपॉन में n, ये हमारा इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल हो जाता है। क्यों ये बोला गया है, तो जरा हम लोग थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। देखो जैसे बाय द वे n बराबर अगर जो हम देख लें, n बराबर अगर जो कुछ इस तरह से यूनिट दे रखी है, और अगर जो बाय द वे स्मॉल n अगर जो बाय द वे हम लोग देखें तो ये अगर जो बाय द वे हम 100 मान लें, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम लोग देखें तो ये कुछ माइनस करने पे क्या आएगा, एक मिनट मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 100 डिवाइडेड बाई, ये जब हम वैल्यू इसमें जब इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, अगर जो आप इसको देखोगे तो 0.99 समथिंग में कुछ आएगा, आप करके भी देख सकते हो। तो ये वही हो गया कि ये लगभग में आपका 1 के ही इक्वल आ जाएगा। इस वजह से इसको जब सफिशिएंटली लार्ज कभी भी लिखा हो तो आप इसी तरह से उसको कंसीडर करिएगा। अच्छा, ये तो हो गई चीज़ जो मतलब इसमें यहाँ तक अभी दे रखी थी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो जब भी सैम्पलिंग के क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए, जब भी मतलब सैम्पलिंग के क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए कि जो आपका सैम्पलिंग है ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट को ही कंसीडर करिएगा। ये आपको बहुत बार टीचर्स ने भी बताया होगा, बट मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता रहा हूँ कि ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि विद रिप्लेसमेंट को आपको कंसीडर नहीं करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट को हमेशा कंसीडर करना है। रीज़न ये होता है, अगर जो बात में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रीज़न हमारा ये होता है कि जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है उसका वेरिएंस कम होता है, और जो विद रिप्लेसमेंट होता है उसका वेरिएंस ज़्यादा होता है। अच्छा, वेरिएंस ज़्यादा कम होने से फ़र्क क्या है वो हालांकि मैं बता देता हूँ। देखो अगर वेरिएंस अगर किसी डेटा का बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब कोई एक डेटा सपोज़ ये दे रखा है और उस डेटा का वेरिएंस अगर जो बाय द वे 100 आ गया, और कोई एक अलग डेटा दे रखा है जिसका वेरिएंस अगर जो बाय द वे 30 आया, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है जबकि यहाँ पर वेरिएबिलिटी कम है। और यही खेल होता है वेरिएंस का कि जिसका जितना ज़्यादा वेरिएंस वो उतना ही बेकार, जिसका जितना वेरिएंस कम होगा वो उतना ही अच्छा। क्योंकि अगर जो बाय द वे आप ध्यान दो तो आप प्रिसीजन बराबर होता है 1/वेरिएंस। तो सिंपल सी बात है, अगर वेरिएंस किसी का अगर ज़्यादा है, अगर वेरिएंस अगर किसी का अगर ज़्यादा है तो उसका डेटा उतना ही प्रिसीजन मतलब प्रिसाइज होगा, उतना ही अच्छा होगा। सॉरी, जितना वेरिएंस अगर किसी का अगर जितना कम होगा, प्रिसीजन उसका उतना ही अच्छा होगा। जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रिसीजन भी उतना कम होगा। इस वजह से WOR को लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई जो मतलब आपको ध्यान रखनी भी चाहिए और आपको पता भी होगा। देखो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये सिर्फ पेपर आपको एक रिवीजन के थ्रू बताया जा रहा है, ना कि कोई सैम्पलिंग का या कोई ऐसा मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। बस मैं काम की चीज़ें आपको बतानी है। तो देखो ये हमारा कुछ इसका फार्मूला होता है WOR का, ये WOR का ये फार्मूला होता है। वेरिएंस का ये होता है n माइनस का n अपॉन में ये हो जाएगा और s² हो जाएगा। अच्छा, देखो एस्टिमेटेड जब लिखा है तो एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि इस पे आप इसको एस्टिमेट करेंगे, तो इसको एस्टिमेट करेंगे, चूँकि ये भी आपको पता है कि स्मॉल s² बराबर कैपिटल S² होता है। तो ये भी हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि चूँकि ये सफिशिएंटली लार्ज है तो ये हमारा कुछ 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये s² अपॉन में n हो जाएगा। यहाँ से भी आपको किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, देन इसके बाद में थोड़ा और अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर अब क्या होता है, जो σ² बराबर होता है P और कैपिटल का P और ये हमारा होता है कैपिटल का Q। ये भी हमें लगता है आपको पता होगा। सिंपल सी बात है, ये सैंपल प्रपोर्शन स्मॉल p होता है तो यहाँ पर पॉपुलेशन प्रपोर्शन हो जाएगा, और वही Q बराबर हो जाएगा 1 माइनस का P, कैपिटल का P। ये पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा s² बराबर होता है n अपॉन में n माइनस का 1, और ये हमारा होता है σ²। चूँकि ये मैंने आपको बता दिया है तो ये हमारा हो जाएगा n अपॉन में n माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा PQ। जैसे n मतलब सफिशिएंटली लार्ज उसके लिए होता है, वैसे ही यहाँ पर n माइनस 1 भी हमारा, ये भी हमारा आप जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग में 1 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात है मोटा मोटी अगर हम बात देखें तो देखो वेरिएंस हमारा ये हमारा कुछ s² अपॉन में n आया है,
और यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम एस स्क्वायर बराबर अगर हम देखें तो सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, और ये हम अगर जो बाय द वे देखें तो पी और ये हमारा क्यू हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा पी क्यू, और ये हमारा हो जाएगा मतलब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर जो बाय द वे जब इसको एस्टिमेटेड मतलब जब इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये हमारी इसी वैल्यू के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो हम फाइनल आंसर देखें तो ये हमारा ए हो जाएगा। यहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं, देखो देखो जो लैंग्वेज है उसी को आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी है। देखो लिखा है ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटम स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड्स, मतलब ये बता रहा है कि जितना अधिक अंतर होगा मतलब डिफरेंस होगा किसमें, स्टैंडर्ड जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, वो हमारा एस, इसके बारे में बता रहा है कि जितना जो स्ट्रेटम होंगे इनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या प्रोवाइड करेगा, फिर आपको इसमें पढ़ना है। अब उससे पहले कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। देखो इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है, अगर जो बाय द वे आप इफ़िशियंसी अगर लिख रहे हो, सपोज अगर जो बाय द वे आप इफ़िशियंसी लिख रहे हो, इसके लिए नीमन एलोकेशन ओवर प्रोपोर्शनल एलोकेशन, तो यहाँ पर ये इस तरह से लिखा जाता है। देखो जो पहले लिखा है, जो यहाँ पर पहले लिखा है उसको आपको नीचे लिखना है, तो नियमन का नीचे हो जाएगा और प्रोपोर्शनल का ऊपर हो जाएगा। ये इफ़िशियंसी निकालने का ये मतलब रूल होता है, तरीका जो भी आप समझो। देन इसके बाद में गेन इफ़िशियंसी क्या होता है, तो देखो इसी के लिए अगर गेन इफ़िशियंसी लिखना हो तो ये हमारा होता है वी पी मतलब प्रोपोर्शनल के लिए वी एन अपॉन में ये हमारा वी एन। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा ई माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी क्योंकि इसमें नीचे लिखा भी है, बट मैं उस मतलब हालांकि मैं उसके थ्रू भी अगर जाऊँ तब भी मैं आपको बता सकता हूँ और आप यहाँ पर अच्छे से कर भी पाओगे। देखो ये क्या बता रहा है, वैसे अगर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नीमन एलोकेशन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, वेरिएंस जिसका सबसे कम वो सबसे बढ़िया, फिर बाद में ऑप्टिमम सॉरी नीमन के बाद में प्रोपोर्शनल, फिर बाद में अगर जो आप देखोगे तो SRS वो भी कौन सा WOR, या सिंपल सी बात है अगर WR के लिए भी करो तब भी वो सबसे जो बेस्ट है वो यही है। फिर इसके बाद में चीज़ें तो इससे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर देखो VN ग्रेटर VP। अब चूंकि हमने ये भी आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर जो बाय द वे प्रेसीजन क्या होता है, तो प्रेसीजन आपने पढ़ा था कि प्रेसीजन हमारा वेरिएंस का इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स होता है तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम ये हमारा वेरिएंस के लिए हो गया, तो प्रेसीजन के लिए सिंपल सी बात है अब ये ग्रेटर हो जाएगा VP के। तो अब यहीं से अगर जो बाद में हम लोग देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में, तो उसमें अगर जो बाद में हमेशा देखो मोर इज द गेन इन द प्रेसीजन ऑफ प्रेसीजन, वही मोर होगा किसका, नियमन एलोकेशन ओवर प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो ये सिंपल सी बात है, अधिक होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बट और जितने भी ऑप्शन हैं उनको अगर आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो कि यहाँ पर देखो लिखा है मोर गेन प्रेसीजन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, मतलब रैंडम सैम्पलिंग मतलब वही SRS की बात कर रहा है, और स्ट्रैटिफाइड तो ये कुछ बात मतलब होती नहीं है। बट यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोर की जगह लेस लिखा होता तो ये बात भी सही थी। तो ये तो हो गया जो मतलब मुझे आपको बताना था। बट अब चूंकि जैसा ये स्टेटमेंट दे रखा है ऐसा ही अगर जो बाद में मैं अगर समझाऊँ तो n बराबर अगर जो बाद में 100 सपोज आपको दे रखा है और ये आपको स्टेटम दे रखे हैं, A स्टेटा दे रखा है और एक B स्टेटा दे रखा है स्टेटम, और ये यहाँ पर NI दे रखा है, स्टेटम का साइज़ दे रखा है, और SI यही स्टैंडर्ड जो डेविएशन की मैं बात कर रहा था वो आपको दे रखा है। अब सपोज़ 500 इसका भी साइज़ है, 500 इसका भी साइज़ है, बट इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखोगे 2 है और इसका 10 है। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो देखो ये तुम्हारा ये हो गया। अब देखो प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता क्या है, तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता है स्मॉल NI जो होता है मतलब स्टेटम का सैंपल साइज है, ये पॉपुलेशन का मतलब स्टेटम का पॉपुलेशन साइज है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है, नाम से ही प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो NI बराबर होता है फार्मूला NI अपॉन में कैपिटल N। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम वैल्यू अगर रखें तो ये हमारा हो जाएगा 100, ये हमारा हो जाएगा अगर जो बाद में इसको हम देखें अगर हम N1 के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो N1 मतलब ये फर्स्ट वाला हो गया। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो
500 हो गया, और यहाँ पर देखो ये हमारा 1000 हो गया। ये अगर जो बात में हम लोग देखें तो ये देखो ये हमारा इस तरह से कट जाएगा, यहाँ पर देखो 50 बचेगा। इसी तरह से आप N2 के लिए भी निकालोगे, वो भी हमारा 50 ही आएगा। बट गेम कहाँ पर चेंज होता है वो ज़रा देखो। नीमन एलोकेशन क्या होता है, तो ये होता है नीमन एलोकेशन जो हमारा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है वो देखो जरा, NI मतलब कैपिटल NI जो वहाँ पर भी था, और यहाँ पर SI भी आ जाता है। मतलब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर मतलब इसको भी लेकर के चलता है। अब ये क्या बताता है वो जरा देखो, इसका क्या फार्मूला होता है। अगर इसका फार्मूला अगर हम लोग देखें तो NI बराबर होता है स्मॉल n समेसन NI SI, और ये हमारा हो जाएगा NI SI। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट करके मतलब सारी वैल्यूज़ दे ही रखी हैं, कैलकुलेट करके देखना। तो N1 आएगा 17 और N2 आएगा 83। देखो स्ट्रैटिफाइड क्यों यूज किया जाता है, अगर जो आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटिफाइड इसलिए यूज किया जाता है कि जिससे कि यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। जितना ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मतलब यहाँ पर लिखा है ना ग्रेटर, अब सिंपल सी बात है, कोई एक डेटा है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत कम है और किसी का ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है उसका रिप्रेजेंटेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल सी बात है बी वाले का जो है हमारा वो 10 दे रखा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। यही इसी वजह से इसी कारण से प्रोपोर्शनल एलोकेशन को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है जितना ज़्यादा नीमन को दिया जाता है। ये रीज़न मैंने आपको बताया। हालांकि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने जो आपको फार्मूला बताया था, नीमन ये हमारा होता है, देन प्रोपोर्शनल होता है, देन SRS WR होता है। यहीं से आप पकड़ सकते थे या मतलब कर सकते थे। बट ये चीज़ जो एक आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है। अब जरा यहाँ पर अगर देखो S1, S2 ये जितना ज़्यादा पास होंगे मतलब इक्वल होंगे, इक्वल लगभग में इक्वल, मतलब सपोज ये 2, ये सपोज मान लो 3, कुछ ऐसा, तब इसमें आप देखोगे कि नीमन चाहे लगाओ चाहे आप लगाओ प्रोपोर्शनल, दोनों से सेम आंसर आएगा। बट जैसे जैसे S1 या S2 जो भी ये हमारा ग्रेटर होता जाए दूसरे से, वैसे वैसे आप देखोगे कि नीमन जब आप लगाओगे तो उसका जो प्रिसीजन होगा वो बेस्ट रहेगा प्रोपोर्शनल से। बट अगर जो बाद में प्रोपोर्शनल अगर जो आप लगाते हो तो सिंपल सी बात है, जब नियम ये हमारा करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उससे हमारा जो वेरिएंस होगा वेरिएंस कम आएगा। जब वेरिएंस कम आएगा, अब देखो ये थोड़ा समझो, जैसे n बराबर किसी ने 10 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, और चलो स्टूडेंट्स का ही मान लेते हैं, कनेक्ट भी कर पाओगे। तो देखो अगर 10 स्टूडेंट्स का अगर डेटा ले लिया कि चेक करना चाहते हैं कि मैथ्स में कितने नंबर है। अब सपोज मानो 1 लाख स्टूडेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, अब 1 लाख स्टूडेंट्स हैं और 10 का आपने डेटा ले लिया, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी आएगी, बेकार होगा रिजल्ट। वो रिजल्ट बेकार होने का रीज़न यही रहेगा क्योंकि आपने जो सैंपल साइज़ जो सेलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेशन जो आपने सेलेक्ट किया है वो कम किया है। अब वही रिप्रेजेंटेशन अगर जो बाद में अभी तक आप स्ट्रेटम के साइज़ पर डिपेंड कर रहे थे, बट अगर जो बाद में आप उस डेटा का जो भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन अगर जो बाद में कैलकुलेट कर लो, देन आप बताओ तो आप उससे बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे। अब यहाँ पर अगर जो बाद में देखो तो यही क्वेश्चन बोल रहा था कि ग्रेटर अगर जो बाद में डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रेटम के बीच में, तो क्या प्रोवाइड करेगा, वो मोर प्रिसीजन प्रोवाइड करेगा, किसका, नीमन एलोकेशन ओवर इससे प्रोपोर्शनल एलोकेशन से। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आप समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी अगर किसी को सिंपल सी बात है अगर दिक्कत रहती है तो कमेंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम मैं उसको ज़रूर बता दूंगा। और आप एक बार चेक करके भी देखना, जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ या कोई अगर कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि इसके बाद कोई आपने क्वेश्चन पूछा, मे भी उसका मुझे आंसर नहीं आता है तो मैंने उसको बोल दिया, मैं साफ बोल देता हूँ कि ये मुझे नहीं आता, बट अगर जो बाद में मुझसे हो सकता है तो मैं ज़रूर वो चीज़ आपको बताऊँगा। और ऐसा सिंपल सी बात है, इतना जब पढ़ाई कर लो तो देखो वही बात है कि 100% अगर जो बाद में कोई कहे कि मुझे आता है, ये कभी हो ही नहीं सकता। जो प्रोफेसर होते हैं उनको भी नहीं आता है। बट हाँ, ये रहता है कि कोई चीज़ अगर जो बाद में पूछी गई है तो लगभग में वहाँ तक जाया जा सकता है, वही मैं भी कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया था, ये देखो फार्मूला यहाँ पर ये पूछ भी लिया गया है, नियमन देन प्रोपोर्शनल, देन आप देखोगे कि SRS। तो यहाँ पर अगर जो बाद में देखें, देखो ये भी सही है, बट यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये भी सही है। अब इसी को इस तरह से तोड़ के लिखा गया है, फिर देखो ये भी सही है। तो यहाँ पर अगर जो देखोगे तो हमारा हाल हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है सीधा सा क्वेश्चन था, ना ज़्यादा दिमाग लगाना था, बस आगे बढ़ जाना था। देन इसके बाद में अगर जो नेक्स्ट हम लोग देखें, ये देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है
प्रपोर्शन ऑफ द सैम्पलिंग, ये वही जो इससे पहले अभी पी और क्यू वाला आपको बताया था वही है। वाई आई ये आपको दे रखा है 1 होगा और 0 कब होगा। देखो पहली बात तो मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, बट चलो यहाँ पर बता देते हैं। वाई आई तो समेसन वाई आई जो हमारा होता है वो ए के इक्वल होता है, या यहाँ पर चूंकि लिखा गया है आर तो इसको आर दे सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि जैसे बात है y1 प्लस y2 प्लस y डॉट डॉट वाई एन, मतलब अगर जो बात है यूनिट जो सेलेक्ट हो गई है तो उसको 1 दे दो, जहाँ पर रिजेक्ट हो गई है वहाँ पर 0 दे दो। इस तरह से आप करोगे तो ये आर या ए के इक्वल हो जाता है। अच्छा, अब चूंकि सैंपल की बात कर रहा है तो सैंपल तो यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, ये इतना सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर अगर जो बात हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन को, मतलब इसके ऑप्शन को, क्योंकि मेन है ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रू एस्टिमेट है, एस्टिमेट पर ध्यान देना है, क्योंकि एस्टिमेट का जो आंसर होता है, वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो हम बता रहे थे, देखो P बराबर जो अभी हम लिख रहे थे तो ये हमारा होता था A/n, और इसी तरह से Q जो हमारा होता था वो हमारा होता था 1 माइनस का P। इसको अगर जो बाद में हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का A/में, और ये हमारा हो जाएगा n। यहाँ पर अगर जो हम देखें तो n माइनस का a हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा। और ये देखो ये होता क्या है कि एट्रीब्यूट्स अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि पॉपुलेशन को दो क्लासेस में, मतलब ये कोई पॉपुलेशन दे रखी है उसको दो क्लासेस में डिवाइड करता है। एक वो पॉपुलेशन होती है मतलब जिसमें जैसे सपोज एस और नो, या कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, कोई पर्सन स्मोकिंग नहीं करता, ये एस नो में ये डिवाइड हो जाता है। तो एक हो गई क्लास सी और एक हो गया सी डैश। ये चीज़ें हालांकि सिंपल सी बात है, जब सैम्पलिंग पढ़ाएंगे वहाँ पर बहुत बढ़िया से बताएंगे, बट यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आप देख लो। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा n होता है, n बराबर हमारा होता है a प्लस a का मतलब इसका डैश, डैश का मतलब हो गया जिस बात ये स्मोकिंग करने वाले पर्सन है, ये हमारे नॉन स्मोकिंग वाले पर्सन हो गए। इसी तरह से n बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस a डैश। तो यहाँ पर a है, अब जहाँ पर ये सपोज यहाँ पर इन्होंने r लिया है तो आप a की जगह पर r कर दो। तो उसी तरह से ये चीज़ें दे रखी हैं। तो ये मैंने तो पॉपुलेशन के लिए बताया। अब देखो सैंपल के लिए, तो देखो ये सैंपल के लिए ये चीज़ लिखी है जो कि ये हमारा सही हो जाता है। अभी मैंने आपको अगर जो आप याद करो तो ये मैंने आपको फार्मूला लिखाया था n माइनस का n ये हो जाएगा, और ये आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो PQ, ये हम लोगों ने अभी जब चूँकि वहाँ पर क्या बता रहा था, वहाँ पर ये आपको बोल दे रहा था कि यहाँ हमारा जो n जो है वो सफिशेंटली लार्ज है, जब लार्ज है तब के लिए ये हमारा हो जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी, वो समझनी क्या पड़ेंगी वो मैं बता देता हूँ। देखो है क्या कि अगर जो बाय द वे आप लिखते थे तो ये हमारा कुछ फार्मूला होता था n, और ये n हो जाता था, और ये हमारा s स्क्वायर हो जाता था। अब ठीक उसी तरह से जब इसका स्मॉल में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा स्मॉल s जो होता है, स्मॉल s स्क्वायर, तो ये हमारा n माइनस का 1, और ये हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर की। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे, अच्छा s जो हमारा होता है वो s हमारा s स्क्वायर जो हमारा होता है PQ के ही इक्वल हो जाता है। तो बस वो सही लिखा है, मतलब यहाँ पर नॉन सफिशिएंटली लार्ज की कोई बात नहीं कहेगी। ठीक उसी प्रकार से जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप निकालते हो तो इसी तरह से हम लोग करते थे। जेड अल्फ़ा अंडर रूट में यहाँ पर हमारा वेरिएंस आ जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखो, ये वेरिएंस लिखा गया 95% के लिए है, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा यहाँ पर हो गया कितना 5%। 5% को हम लिख सकते हैं 0.05, और जेड 0.05 पे जो हमारा होता है वैल्यू 1.96 होता है, तो ये भी हमारा पॉइंट सही है। मतलब यहाँ पर भी देखोगे कि सारे पॉइंट्स आपके सही हैं। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दे रखा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, एक ये है आपको डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 10 तहसील हैं, मतलब ये इस तरह से तहसील मान लो, इस तरह से कुछ तहसील दे रखी हैं आपको। उन 10 तहसील में से आपको आउट ऑफ सेलेक्ट करना है कितनी, 2 तहसील को। तो 2 यहाँ से तहसील को आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, SRSWR विद रिप्लेसमेंट के थ्रू। फिर लिखा है कि जो उसमें अब ये जो तहसील हैं उस तहसील में सिंपल सी बात है घर भी होंगे, उन घर जो हाउस होल्ड हैं उनको सेलेक्ट किया गया है तहसील जो ऑलरेडी कंप्लीटली इनुमरेटेड फॉर द सर्वे। तो इसके लिए कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाएगी, देखो जब कंप्लीट की बात की जाए, कंप्लीट इनुमरेशन या ऑल यूनिट सेलेक्टेड, किससे पहले आपने क्या किया, पहले आपने क्लस्टर बनाए,
वो कितने क्लस्टर हैं, 10 क्लस्टर हैं। 10 क्लस्टर से आपने क्या किया, 2 क्लस्टर सेलेक्ट किए। उन 2 क्लस्टर से आपने कंप्लीट यूनिट्स जितनी भी उसके अंदर हाउस होल्ड हैं सबको ले लिया। तब आप हमेशा लगाओगे क्लस्टर सैम्पलिंग को। बट यहीं पे अगर जो बाद में सपोज मान लेते हैं कि 3 तहसील अगर सेलेक्ट करनी है और फिर इसमें से सपोज यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8 हाउस होल्ड इस तरह से सेलेक्ट करने हैं, जब ऐसा कभी आए तो ये पहली बात तो अनइक्वल का केस हो गया, ये इक्वल का केस हो गया, और ये हमारा हो जाएगा। फिर वहाँ पर आप देखोगे कि डबल सैम्पलिंग वहाँ पर यूज होती है या 2 स्टेज सैम्पलिंग यूज होती है, और क्लस्टर सैम्पलिंग को ही सिंगल स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं, सिंगल स्टेज सैम्पलिंग। और डबल सैम्पलिंग मैंने गलत बोल दिया, डबल सैम्पलिंग तो हमारा होता है 2 फेज सैम्पलिंग। तो यहाँ पर 2 स्टेज सैम्पलिंग ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सिंगल स्टेज सैम्पलिंग। तो इसके लिए बेस्ट जो हमारा रहेगा वो यही रहेगा। और भी रीज़न मैं बता देता हूँ कि ऐसा और क्यों नहीं होंगे, उसका कुछ रीज़न थोड़ा देख लो। देखो सिंपल सी बात है, आप कोई डिस्ट्रिक्ट अगर जो बाद में आप मान लो कि कोई आपकी डिस्ट्रिक्ट कहीं पर जहाँ पर आप रहने वाले हो वो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको तहसील बहुत सारी दे रखी हैं। तो सिंपल सी बात है, वो तहसील आपको गिवन है ना, मतलब वो नेचुरली गिवन है, ऐसा नहीं है कि आप उनको अरेंज कर रहे हो। तो जब कभी नेचुरली डेटा दे रखा हो, मतलब सपोज ऐसा कि आपको फॉरेस्ट में पेड़ों के बारे में स्टडी करना है, तो सिंपल सी बात पेड़ हैं वहाँ पे मौजूद, जैसे एग्रीकल्चर लैंड तो वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, उनमें आपको कुछ ऐसा करना नहीं है। बट हाँ, जैसे सपोज मान लो कि 1000 स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में हैं, फिर बाद में आपने क्लासेस वाइज मतलब जो स्टेटा इस तरह से बना लिया, ये आपने बनाया है, ये नेचुरली, हालांकि नेचुरली यहाँ पर बोल सकते हो कि क्लासेस तो पहले से ही गिवन है। अरे हम चलो क्लासेस छोड़ करके हम ये मान लें कि मेल कितने देर के हैं, फीमेल कितने देर के हैं, उस तरह से आपने डिवाइड कर लिया। तो उस केस में जब नेचुरल की बात आएगी हमेशा क्लस्टर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, सिस्टमैटिक तब आप लगाइएगा जब आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सारा डेटा आपको गिवन है, मतलब जैसे हम मान लेते हैं वोटर लिस्ट, इस टाइप का अगर डेटा आपको दे रखा है तब ये लगाएंगे। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो ऐसे केसों में लगता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट मतलब सबसे अगर सारी सैम्पलिंग्स को अगर देखोगे तो उसमें आप लास्ट में जब पूरा सैम्पलिंग जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एसआरएस जो है वो फर्स्ट फेज़ है मतलब सैम्पलिंग का, जो कि सिंपल सी बात है। देखो जब आप पढ़ते होंगे तो पहले आपको एसआरएस पढ़ाया जाता होगा, फिर स्ट्रैटिफाइड पढ़ाया जाता होगा, फिर क्लस्टर पढ़ाया जाता होगा, फिर सिस्टमैटिक पढ़ाया जाता होगा, फिर आप यहाँ पर देखते होंगे 2 स्टेज पढ़ाया जाता होगा, 2 फेज पढ़ाया जाता होगा, फिर 2 स्टेज तक आप यहाँ पर पढ़ लो। देखो कि चूँकि मैंने इसको इस तरह से ये एक ग्रुप मैंने बना के मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ। फिर एक दूसरा ग्रुप जो बी है जिसमें आप रेशियो एस्टिमेटर, रिग्रेशन एस्टिमेटर, प्रोडक्ट एस्टिमेटर, डबल सैम्पलिंग जो मैंने अभी बताया था 2 फेज सैम्पलिंग, फिर एक सी पार्ट जो पीपीएस सैम्पलिंग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें देश राज, ये सारी चीज़। तो ये इस तरह तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ अगर यहीं पे अगर बेस्ट होती तो क्या आगे बढ़ने की ज़रूरत थी? नहीं, मतलब इसमें कुछ कमी होगी इसलिए इसमें गए, फिर इसमें, इसी तरह से कुछ चीज़ें। बट हाँ ये भी है कि डेटा को देख करके भी बताया जाता है। हो सकता है डेटा आपको होमोजीनियस दे रखा है, सपोज एक क्लास दे रखी है, बस आपको यही डेटा दे रखा है, एक क्लास में 1000 स्टूडेंट हैं और उनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको किसी दूसरे क्लास से अगर कंपैरिजन नहीं करना है तो ये तो होमोजीनियस डेटा है, एक ही क्लास का है, तो यहाँ पर आप एसआरएस लगा सकते हो। बट यहाँ पर भी कुछ चीज़ें अपवाद हैं, अब इसमें भी हैं, बट मैं इसको आप इस तरह से मान के चलो कि आपके काम की चीज़ जो है वो मैंने बता दी। बट इसमें भी आप जा सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि इसे एक क्लास है बट अब उसमें भी मेल फीमेल और अदर भी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि कौन मैथ्स में अच्छा है, कौन स्टैटिस्टिक में अच्छा है, कौन अदर में अच्छा है, कौन खेल में अच्छा है। तो अब यहाँ पर तो डेटा धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो क्लस्टर में डिवाइड होता जा रहा है, वो अरे इसको क्या कहते हैं, स्टेटा में डिवाइड होता जा रहा है। तो यहाँ पर अब स्टडी तो डिपेंड करता है, देखो सिचुएशन के हिसाब से, ऐसे मतलब बोलना थोड़ा कठिन है, बट हाँ मोटा मोटा जो आइडिया है वो यही होता है। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें